इंतखाब का अमल मुकम्मल, पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। मुर्तज़ा वहाब मेयर और सलमान अब्दुल्ला मुराद डिप्टी मेयर कराची मुंतखब। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब 173 वोट लेकर मेयर कराची मुंतखब हुए हैं। जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान ने 161 वोट हासिल किए। कराची में मेयर का इलेक्शन आर्ट्स काउंसिल के बाहर मैदान जंग बन गया। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के कारकुनान आमने सामने, एक दूसरे पर शदीद पथराव, लातों, मुक्कों और सोटों का आजादाना इस्तेमाल। दोनों जानिब से मुतादिद अफराद जख्मी, गाड़ियों के शीशे भी टूट गए। पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज कारकुनों को मुंतशिर कर दिया। जमात इस्लामी ने मुर्तज़ा वहाब को मेयर कराची मुंतखब होने के नताइज को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि 31 लोगों के बगैर मेयर का इंतखाब कबूल नहीं, हम नताइज मुस्तरद करते हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अदालत और सड़क तीनों ऑप्शन मौजूद हैं, क्या हिकमत अमली अपनाएंगे बाद में बताएंगे। जमात इस्लामी का कल मुल्क भर में यौम सियाह मनाने का ऐलान। मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों की कामयाबी कारकुनों की मेहनत का नतीजा है। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की मुर्तज़ा वहाब समेत सिंध के तमाम मेयर्स, डेप्यूटी मेयर्स, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स और टाउन के चेयरमैन और डेप्टी चेयरमैन को मुबारकबाद। कहा अपने दफ्तरों के दरवाजे आवाम के लिए खुले रखे हैं, आज ही से अपना काम शुरू कर देंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा ये कामयाबी कराची के जियालों की तवील जद्दोजहद और कुर्बानियों का समर है। कराची अब तरक्की, अमन और भाईचारे का गहवारा बनेगा। IMF चाहता है कि पाकिस्तान श्रीलंका बने और फिर मुज़ाकरात करे। आलमी साजिश का शिकार हैं, IMF की हर बात नहीं मान सकते। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार डट गए, कहा पाकिस्तान मुखालिफ बैरूनी क़ुव्वतें चाहती है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए। खुद मुख्तार मुल्क है, फैसले खुद करेंगे। नौजवान को IT में रायत देने पर पाबंदी आयद नहीं कर सकते। 30 जून से पहले खुशखबरी मिलेगी। आज़रबाईजान हर माह पाकिस्तान को रियायती कीमत पर LNG फ्राहम करेगा। मुआहिदा तय पा गया। आज़रबाईजान के सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा आज़रबाईजान से अगले माह से रियायती LNG कार्गो पाकिस्तान आना शुरू हो जाएंगे। आज़रबाईजान की एयरलाइन इस्लामाबाद के लिए परवाज शुरू कर रही है। आज़रबाईजान को चावल की बरामद में इजाफा चाहते हैं। उम्मीद है पाकिस्तानी बासमती चावल बाकू में भी दस्तयाब होंगे। वज़ीर आज़म ने रूसी ज़ुबान में बातचीत से मेहमानों और मेज़बानों के दिल जीत लिए। समुद्री तूफान का रुख बदल गया। बीपरजॉय कैटी बंदर से करीब और कराची से थोड़ा दूर
तूफान कुछ देर में पाकिस्तानी हदूद में दाखिल और कैटी बंदर से टकराएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक समुद्री तूफान के मरकज़ और अतराफ में हवाओं की रफ्तार 150 से 160 किलोमीटर फी घंटा। जनूब मशरक़ी साहिल पट्टी पर आंधी और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश भी मुतवक्किल। समुद्री तूफान से 8 टावर्स मुतासिर हुए। NTDC की टीमें मुतहर्रिक हैं और बहाली का काम 3 दिन में मुकम्मल कर लिया जाएगा। वफाकी वज़ीर बराए तवानाई इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, NTDC से टीमें बहाली के लिए इंतहाई मुस्तैदी से काम कर रही हैं। जमपेट ग्रिड स्टेशन मामूल के मुताबिक काम कर रहा है। वफाकी वज़ीर ने नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी की जानिब से 132 kV डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन के 8 मुनहदिम टावर्स पर जारी बहाली के कामों का जायजा लिया। नजम सेठी का फार्मूला काम कर गया। एशिया कप 2023 के शेड्यूल का हो गया ऐलान। एशियन क्रिकेट काउंसिल के मुताबिक एशिया कप 31 अगस्त से 17 सितंबर तक खेला जाएगा। पाकिस्तान समेत भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेपाल की टीमें हिस्सा लेंगी। टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल के तहत खेला जाएगा, जिसमें इवेंट के 4 मैचेस पाकिस्तान और 9 मैचेस श्रीलंका में होंगे। और ICC ने पाकिस्तान का पेश करदा हाइब्रिड मॉडल मंजूर कर लिया। चेयरमैन PCB नजम सेठी कहते हैं, पाकिस्तान 2008 के बाद पहली मरतबा एशिया कप की मेज़बानी करेगा। हाइब्रिड मॉडल मंजूर होने पर एशियन क्रिकेट काउंसिल का शुक्रिया अदा करते हैं। एशिया कप और फिर चैंपियंस ट्रॉफी में बेहतरीन मेज़बानी के लिए पुरज़म हैं। आने वाले 20 माह बरसगीर के क्रिकेट शायकीन के लिए बहुत अहम है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज़ और मैं हूं हुसैन हैदर और मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का बाकायदा आगाज मगर इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि शहर कायद के मेयर और डिप्टी मेयर के लिए इंतखाब का अमल मुकम्मल हो गया है। पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब मेयर कराची मुंतखब हो गए। डिप्टी मेयर का ताज भी पीपल्स पार्टी के सलमान अब्दुल्ला मुराद के सर सज गया। मेयर कराची के लिए पीपल्स पार्टी की मुर्तज़ा वहाब और जमात इस्लामी के हाफिज नईम के दरमियान मुकाबला हुआ। शो ऑफ हैंड्स के जरिए वोटिंग की गई। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब 173 वोट लेकर मेयर कराची मुंतखब हुए हैं, जबकि जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान ने 161 वोट ही हासिल किए। दूसरी जानिब डिप्टी मेयर का इलेक्शन भी पीपल्स पार्टी जीत गई। सलमान अब्दुल्ला मुराद 173 वोट लेकर कामयाब ठहरे। आर्ट्स काउंसिल के ऑडिटोरियम को इलेक्शन कमीशन की जानिब से पोलिंग स्टेशन करार दिया गया था, जहां वोटिंग के लिए अराकीन की आमद सुबह 9 बजे से जारी थी। मुख्तलिफ औकात में 300 से ज्यादा अरकान के पोलिंग स्टेशन पहुंचने के बाद ऑडिटोरियम के दरवाजे बंद कर दिए गए। आपको अपडेट करते चलें इस हवाले से कि कराची में मेयर के इलेक्शंस के हवाले से तो शहर कायद के मेयर और डेप्यूटी मेयर के लिए इंतखाब का अमल मुकम्मल हो गया है। पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब मेयर कराची मुंतखब हो गए। डिप्टी मेयर का ताज भी पीपल्स पार्टी के सलमान अब्दुल्ला मुराद के सर सज गया है। मेयर कराची के लिए पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब और जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान के दरमियान कांटे का मुकाबला हुआ। शो ऑफ हैंड्स के जरिए वोटिंग की गई। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब
173 वोट लेकर मेयर कराची मुंतखब हुए हैं, जबकि जमात इस्लामी के हाफिज नईम उर रहमान ने 161 वोट हासिल किए। दूसरी जानिब डिप्टी मेयर का इलेक्शन भी पीपल्स पार्टी जीत गई। सलमान अब्दुल्ला मुराद 173 वोट लेकर कामयाब ठहरे। कराची में मेयर के इलेक्शन के मौका पर आर्ट्स कौंसिल के बाहर पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के कारकुनान आमने सामने आ गए। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के कारकुनान ने एक दूसरे पर शदीद पथराव किया। पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज भी किया गया। आर्ट्स कौंसिल के बाहर खड़ी मुतादिद गाड़ियों के शीशे टूट गए और दोनों जानिब से मुतादिद अफराद जख्मी भी हुए हैं। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि पुलिस और रेंजर्स ने दोनों पार्टियों के कारकुनों को अलग किया, जिसके बाद आर्ट्स कौंसिल के बाहर सूरत हाल मामूल पर आ गई और मुश्ताल कारकुनान मुंतशिर हो गए। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि कराची में मेयर के इलेक्शन के मौका पर आर्ट्स कौंसिल के बाहर पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के कारकुनान आमने सामने आ गए। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के कारकुनान ने एक दूसरे पर शदीद पथराव किया। पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज भी किया गया। मजीद तफसीलात के मुताबिक आर्ट्स कौंसिल के बाहर खड़ी मुतादिद गाड़ियों के शीशे टूट गए और दोनों जानिब से मुतादिद अफराद जख्मी होने की इत्तलात हैं। पुलिस और रेंजर्स ने दोनों पार्टियों के कारकुनों को अलग किया, जिसके बाद आर्ट्स कौंसिल के बाहर सूरत हाल मामूल पर आ गई और मुश्तइल कारकुनान मुंतशिर हो गए। पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब 173 वोट लेकर मेयर कराची मुंतखब हो गए हैं। ताहम जमात इस्लामी ने नताइज मुस्तरद करने का ऐलान कर दिया है। मेयर कराची के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुर्तज़ा वहाब और जमात इस्लामी के हाफिज नईम उर रहमान के दरमियान कांटे का मुकाबला हुआ, जिसमें मुर्तज़ा वहाब को 173 वोट मिले, जबकि हाफिज नईम को 160 वोट मिले हैं। इस तरह मुर्तज़ा वहाब 13 इजाफी वोट लेकर मेयर कराची मुंतखब हो गए। ताहम नताइज का हतमी ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। मेयर के इंतखाब के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जमात इस्लामी कराची के अमीर नईम उर रहमान ने कहा कि गायब किए गए 31 लोगों के बगैर मेयर का इंतखाब कबूल नहीं होगा। हम नताइज मुस्तरद करते हैं। जमात इस्लामी के उम्मीदवार हाफिज नईम उर रहमान ने शिकस्त के बावजूद कामयाबी का दावा भी कर दिया और कहा कि ऐवान, अदालत और सड़क तीनों ऑप्शन मौजूद हैं। क्या हिकमत अमली अपनाएंगे, बाद में बताया जाएगा। जमात इस्लामी का कल मुल्क भर में यौम सियाह मनाने का ऐलान। तर्जुमान हुकूमत इस्लामी कैसर शरीफ का कहना है कि मेयर कराची के इंतखाब में पुलिस गर्दी के खिलाफ यौम सियाह मनाया जाएगा। आपको बताएं कि कराची पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब 173 वोट लेकर मेयर कराची मुंतखब हो गए। ताहम जमात इस्लामी के नताइज मुस्तरद करने का ऐलान कर दिया गया। मेयर कराची के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुर्तज़ा वहाब और जमात इस्लामी के हाफिज नईम उर रहमान के दरमियान मुकाबला हुआ, जिसमें मुर्तज़ा वहाब को 173 वोट मिले, जबकि हाफिज नईम उर रहमान 160 वोट ही हासिल कर सके। इस तरह मुर्तज़ा वहाब 13 इजाफी वोट लेकर कराची मेयर मुंतखब हो गए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुर्तज़ा वहाब को कराची का मेयर मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के तर्जुमान के मुताबिक आसिफ अली जरदारी ने सिंध के तमाम मेयर्स, डेप्यूटी मेयर्स, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स और टाउन के चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन को भी मुबारकबाद पेश की। अपने बयान में साबिक सदर का कहना है कि मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों की कामयाबी कारकुनों की मेहनत का नतीजा है। जी बिल्कुल, आसिफ जरदारी ने सिंध के तमाम मेयर्स, डेप्टी मेयर्स, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स और टाउन के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन को हिदायत की है कि अपने दफ्तरों के दरवाजे आवाम के लिए खुले रखें, आज ही से अपना काम शुरू कर दें। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुर्तज़ा वहाब को मेयर कराची और सलमान अब्दुल्ला मुराद को डिप्टी मेयर मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि ये कामयाबी कराची के जियालों की तवील जद्दोजहद और कुर्बानियों का समर है। मुल्क के मुआशी हब में नफरत और तकसीम की सियासत अपने मंतकी अंजाम को पहुँची है। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि शहर कायद को हकीकी मायनों में अरूसल बलाद बनाएंगे। कराची अब तरक्की, अमन और भाईचारे का गहवारा बनेगा।
कराची के हर गली मोहल्ला और इलाके के बल्दियाती मसाइल बिला इम्तियाज हल किए जाएंगे। उनका मजीद कहना था कि मुर्तज़ा वहाब और सलमान अब्दुल्ला मुराद समेत पीपल्स पार्टी के तमाम मुंतखब नुमाइंदों के कंधों पर अब भारी जिम्मेदारियां हैं। मुझे यकीन है माजी में कठिन तरीन हालात का मुकाबला करने वाले जियाले अब की बार भी सुरखरू होंगे। आपको एक दफ़ा फिर से बताते चलें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और साबिक सदर आसिफ अली सरदारी और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो सरदारी ने मुर्तज़ा वहाब को कराची का मेयर मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की है। साबिक सदर आसिफ अली सरदारी के तर्जुमान के मुताबिक आसिफ अली सरदारी ने सिंध के तमाम मेयर्स, डेप्यूटी मेयर्स, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स और टाउन के चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन को भी मुबारकबाद पेश की। अपने बयान में साबिक सदर का कहना है कि मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों की कामयाबी कारकुनों की मेहनत का नतीजा है। आसिफ अली जरदारी ने सिंध के तमाम मेयर्स, डेप्यूटी मेयर्स, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स और टाउन के चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन को हिदायत की है कि अपने दफ्तरों के दरवाजे अवाम के लिए खुले रखें, आज ही से अपना काम शुरू कर दें। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुर्तज़ा वहाब को मेयर कराची और सलमान अब्दुल्ला मुराद को डेप्यूटी मेयर मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर ख़जाना सेनेटर इसाक डार का कहना है कि आलमी मालियाती फ़ंड IMF चाहता है कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए और फिर हम मज़ाकरात करें। सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना में शिरकत के मौका पर इजहार करते हुए इसाक डार का कहना था कि हमारे खिलाफ जियो पॉलिटिक्स हो रही है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए। स्टेट बैंक एक्ट में तरामीम की गई वो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। स्टेट बैंक एक्ट में तरामीम की हैं लेकिन अभी मुकम्मल नहीं हुई। उनका कहना था कि स्टेट बैंक पाकिस्तान का बैंक है, किसी आलमी इदारे का नहीं है। स्टेट बैंक एक्ट में ऐसी तरामीम हुई हैं जो रियासत के अंदर रियासत को इजहार करती हैं। ये तरामीम स्टेट के अंदर स्टेट की तरफ ले गई। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक उनका कहना था कि स्टेट बैंक पाकिस्तान का बैंक है, किसी आलमी इदारे का नहीं है। स्टेट बैंक एक्ट में ऐसी तरामीम हुई जो रियासत के अंदर रियासत को जाहिर करती हैं। ये तरामीम स्टेट के अंदर स्टेट की तरफ ले गई। नौजवानों को IT में रायत देने पर पाबंदी आयद नहीं कर सकते। अगर IT में रोजगार ना बढ़ाए गए तो क्या 0.29% शरह नमू पर रहे। IT की तरक्की से नौजवानों को रोजगार देना चाहते हैं। इस साल IT बरामदात $2.5 अरब रहेंगी। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान LNG की फराहमी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ है। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। आज़रबाईजान के सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आज़रबाईजान की एयरलाइन इस्लामाबाद के लिए परवाज शुरू कर रही है। आज़रबाईजान की आज़र एयरलाइन इस्लामाबाद और कराची के लिए 2 परवाजें चलाई जाएंगी। शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि आज़रबाईजान को चावल की बरामद में इजाफा चाहते हैं। उम्मीद है पाकिस्तानी बासमती चावल बाकू में भी दस्तयाब होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रूसी ज़बान में बातचीत से मेहमानों और मेज़बानों को खुशगवार सरप्राइज दे दिया। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव से भी रूसी ज़बान में गपशप की गई। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से जारी इलामी में कहा गया कि आज़रबाईजान से अगले माह से रियायती LNG कार्गो पाकिस्तान आना शुरू हो जाएगी। काबीना ने आज़रबाईजान से LNG पाकिस्तान लाने की मंजूरी भी दे दी है। आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान LNG के फराहमी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ है। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। आज़रबाईजान के सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आज़रबाईजान की एयरलाइन इस्लामाबाद के लिए परवाज शुरू कर रही है। आज़रबाईजान की आज़र एयरलाइन इस्लामाबाद और कराची के लिए 2 परवाजें चलेंगी। वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन ने पार्लिमानी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया है। वज़ीर मुमलिकत बराए अमूर खारजा
हिना रुबानी खर और यूरोपीय यूनियन के वफद बराए जनूब एशियाई ममालिक के सरबराह निकोला प्रोकासिनी के दरमियान ब्रसल्स में मुलाकात के दौरान मफाहमत तय पाई है। वज़ीर मुमलिकत ने जोर दिया कि जनूबी एशिया में इस्तेहकाम आलमी अमन के लिए नागुज़ीर है। उन्होंने ट्रेड मॉनिटरिंग ग्रुप बराए जनूबी एशिया के नुमाइंदे और इंसानी हकूक़ की रुकन सब कमेटी कराब मैक्स के साथ भी नतीजा खेज तबादला ख्याल किया। उन्होंने यूरोपीय पार्लियामेंट के नायब सदर और नए GSP+ के नुमाइंदे हैडी होटला से भी अहम मुलाकात की है। हिना रुबानी खर ने इंटरनेशनल ट्रेड कमेटी के सरबराह ब्रांड लेंज से भी मुलाकात की और आने वाली GSP+ स्कीम और पाकिस्तान की अपोजिशन पर तबादला ख्याल किया। जी, आपको बताते चलें कि पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन ने पार्लिमानी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया है। वज़ीर मुमलिकत बराए अमूर खारजा हिना रुबानी खर और यूरोपीय यूनियन के वफद बराए जनूबी एशियाई ममालिक के सरबराह से भी मुलाकात की। इस हवाले से आपको बताएं कि वज़ीर मुमलिकत ने जोर दिया कि जनूबी एशिया में इस्तेहकाम आलमी अमन के लिए नागुज़ीर है। उन्होंने ट्रेड मॉनिटरिंग ग्रुप बराए जनूबी एशिया के नुमाइंदे और इंसानी हकूक़ की रुकन सब कमेटी करामेक्स के साथ भी नतीजा खेज तबादला ख्याल किया। समुद्री तूफान का रुख बदल गया। बीपरशवाय कराची के साहिल से दूर होने लगा। समुद्री तूफान आज कुछ देर में पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होगा और कैटी बंदर से टकराएगा। बीपरशवाय कैटी बंदर से करीब और कराची से थोड़ा दूर हो गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बीपरशवाय 6 घंटों से शमाल मशरिक की जानिब बढ़ रहा है। समुद्री तूफान कराची के जनूब से 310 किलोमीटर दूर है। समुद्री तूफान के मरकज और इतराफ में हवाओं की रफ्तार 150 से 160 किलोमीटर फी घंटा। सिस्टम के मरकज के इतराफ समंदर में शदीद तुगयानी है। जी बिल्कुल, सिस्टम के मरकज के गिर्द लहरें 30 फुट तक बुलंद हो रही हैं। समुद्री तूफान के नतीजे में पाकिस्तान के जनूब मशरक साहली पट्टी पर आंधी और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है। जनूब मशरकी सिंध में कुछ मकामात पर शदीद बारिश भी हो सकती है। ठट्ठा, सजावल वदीन, थरपाकर, उमरकोट में आज से 17 जून तक मूसलाधार बारिश का इम्कान है। आपको अपडेट करते चलें इस हवाले से कि समुद्री तूफान का रुख बदल गया है। बीपरशवाय कराची के साहिल से दूर होने लगा। समुद्री तूफान आज कुछ देर में पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होगा और कैटी बंदर से टकराएगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि विफाकी वजीर बराए तवानाई पावर डिवीजन इंजीनियर खुर्म दस्तगीर खान ने कहा कि समुद्री तूफान से 8 टावर मुतासर हुए हैं। NTDC की टीमें मुतहरिक हैं और बहाली का काम 3 दिन में मुकम्मल कर लिया जाएगा। विफाकी वजीर बराए तवानाई पावर डिवीजन इंजीनियर खुर्म दस्तगीर खान ने नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी की जानिब से 132 kV डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन के 8 मुनहदम टावर पर जारी बहाली के कामों का जायजा लिया है। इस मौका पर विफाकी वज़ीर तवानाई ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि समुद्री तूफान के असरात से मुतासर होने वाले टावर्स की बहाली का काम तेजी से जारी है। जी बिल्कुल, आपको बताएं उन्होंने मजीद कहा कि जो 3 दिन में मुकम्मल कर लिया जाएगा। NTDC की टीमें बहाली के लिए इंतहाई मुस्तैदी से काम कर रही हैं। इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान ने कहा कि ट्रांसमिशन लाइन ट्रिप होने से विंड पावर क्लस्टर से 60 मेगावाट बिजली की तरसील मुतासर हुई, जबकि 134 मेगावाट बिजली की सप्लाई जारी है। जमभीर ग्रिड स्टेशन मामूल के मुताबिक काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर कोई गैर मामूली सूरत हाल पेश न आई तो अगले 72 घंटे में ट्रांसमिशन लाइन को बहाल कर दिया जाएगा। मौजूदा हुकूमत के पहले 9 माह के दौरान 22 वजीरों ने 93 गैर मुल्की दौरे किए। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो सरदारी 18 दौरों के साथ पहले नंबर पर रहे। दीगर वज़रा ने 8.5 करोड़ रुपए से ज़ायद दौरों पर खर्च कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक वजीर खारजा ने 3 बार अमरीका और मुत्तहदा अरब इमारात की यात्रा समेत 18 गैर मुल्की दौरे किए। हिना रुबानी खर 11 गैर मुल्की दौरों के साथ दूसरे नंबर पर रहीं, जिन्होंने अमरीका, UAE, चीन, सऊदी अरब, फ्रांस और कतर के दौरों पर 1 करोड़ 26
लाख से जायद खर्च किए। वजीर तिजारत नवीद मुकम्मर और वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक 7 दौरों के साथ 7 बराबर रहे, लेकिन अखराजात की मद में नवीद कमर मुसद्दिक मलिक पर बाजी ले गए और मुसद्दिक मलिक के 7 दौरों पर 82,87,000 के अखराजात आए, जबकि नवीद कमर के 7 दौरे खजाने को 98,24,000 में पड़े। वजीर सेहत कादिर पटेल के अमरीका और स्विट्जरलैंड के सिर्फ 2 दौरों पर ही 77,56,000 के अखराजात आए हैं। विफाकी वजीर दफा पैदावार इसरार तरीन ने बैरून ममालिक के 5 दौरों पर 77,56,000 खर्च की हैं। शाहजे मरी ने 4, फैसल करीम कुंडी ने 2, साजिद तोरी ने 3 और अयाज सादिक ने 2 दौरे किए। आयशा गौस पाशा और एहसान मसारी ने 4, जबकि वजीर मसबी अमूर ने 5 ममालिक के दौरे किए हैं। वज़रा के दौरों पर मजमूई तौर पर 8.5 करोड़ खर्च आया है। वजीर खारजा के दौरों के अखराजात इसके अलावा हैं। आपको बता रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत के पहले 9 माह के दौरान 22 वजीरों ने 93 गैर मुल्की दौरे किए हैं। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी 18 दौरों के साथ पहले नंबर पर बराजमान हैं। दीगर वज़रा ने 8.5 करोड़ रुपए से ज़ायद दौरों पर खर्च कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक वजीर खारजा ने 3 बार अमरीका और मुत्तहिदा अरब अमारात की यात्रा समेत 18 गैर मुल्की दौरे किए। इन अरबानी खैर 11 गैर मुल्की दौरों के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद हैं, जिन्होंने अमरीका, UAE, चीन, सऊदी अरब, फ्रांस और कतर के दौरों पर 1 करोड़ 26 लाख से ज़ायद खर्च किए हैं। और खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि सर्च इंजन गूगल ने पाकिस्तान में इंतखाबात की हिमायत में अपना डूडल तब्दील कर दिया। गूगल ने पाकिस्तान के इंतखाबात पर ताख़ीर पर अपना डूडल तब्दील करते हुए बताया कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात कब हुए हैं। गूगल अपना डूडल तब्दील करके याद दहानी करवा रहा है कि 13 अगस्त 2023 को कौमी असम्बली की मुद्दत ख़त्म हो रही है और इसके बाद 60 दिनों में इंतखाबात करवाने हैं। इसका मतलब पाकिस्तान में आम इंतखाबात 14 अक्टूबर 2023 से पहले नहीं होंगे। गूगल ने अपने डोडल में पाकिस्तान का एजेंडा और बेल्ट बॉक्स शामिल करते हुए आम इंतखाबात की तरफ तवज्जो मबजूल करवाई है, जबकि गूगल के डोडल ने सोशल मीडिया सारिफीन की भी रद्द अमल जाहिर करने पर मजबूर कर दिया। एक ट्विटर सारिफ ने गूगल डोडल पर हंसते हुए लिखा कि पाकिस्तान में इंतखाबात जल्द होते हुए नजर नहीं आ रहे, तो वहीं दूसरी जानिब एक और सारिफ ने 2023 में ही आम इंतखाबात की उम्मीद लगा ली है। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि सर्च इंजन गूगल ने पाकिस्तान में इंतखाबात की हमायत में अपना डूडल तब्दील कर दिया। गूगल ने पाकिस्तान के इंतखाबात में ताख़ीर पर अपना डूडल तब्दील करते हुए बताया कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात कब हुए हैं। गूगल अपना डूडल तब्दील करके ये याद दहानी करवा रहा है कि 13 अगस्त 2023 को कौमी असम्बली की मुद्दत ख़त्म हो रही है और इसके बाद 60 दिनों में इंतखाबात करवाने हैं। इसका मतलब पाकिस्तान में आम इंतखाबात 14 अक्टूबर 2023 से पहले नहीं होंगे। गूगल ने अपने डूडल में पाकिस्तान का झंडा और बैलेट बॉक्स शामिल करते हुए आम इंतखाबात की तरफ तवज्जो मबसूल कराई है, जबकि गूगल के डूडल ने सोशल मीडिया सारिफीन को भी रद्द-ए-अमल जाहिर करने पर मजबूर कर दिया है। एक ट्विटर सारिफ ने गूगल डूडल पर हंसते हुए लिखा, पाकिस्तान में इंतखाबात जल्द होते नजर नहीं आ रहे। एक और सारिफ ने 2023 में ही आम इंतखाबात की उम्मीद लगा ली। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ा और आपको बताएं कि लाहौर थाना रावी रोड की हदूद सब्जी मंडी में ताजिर के दफ्तर में डकैती की वारदात। डाकुओं की दफातर में दाखिल होने की CCTV फुटेज सामने आ गई है। मुतासरा ताजिर की जानिब से अंदराज मुकदमा के लिए जमा कराएगी दरख्वास्त के बावजूद मुकदमा दर्ज न हो सका। जी आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि लाहौर थाना रावी रोड की हदूद सब्जी मंडी में ताजिर के दफ्तर में डकैती की वारदात हुई।
ڈاکوؤں کی دفاتر میں داخل ہونے کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ چکی ہے۔ متاثرہ تاجر کی جانب سے اندراج مقدمہ کے لیے جمع کرائی گئی درخواست کے باوجود مقدمہ درج نہ ہو سکا۔ آپ کو بتائیں کہ لاہور تھانہ رابی روڈ کی حدود سبزی منڈی میں تاجر کے دفتر میں ڈکیتی کی واردات، ڈاکوؤں کی دفاتر میں داخل ہونے کے سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ متاثرہ تاجر کی جانب سے اندراج مقدمہ کے لیے جمع کرائی گئی درخواست کے باوجود مقدمہ درج نہ ہو سکا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے پاکستان میں بوسنیا کے سفیر کی الوداعی ملاقات ہوئی۔ دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خارجہ نے پاکستان میں قیام کے دوران دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں اضافے کے لیے سابق فورک کی خدمات کو سراہا۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے پاکستان میں بوسنیا کے سفیر کی الوداعی ملاقات ہوئی۔ دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خارجہ نے پاکستان میں قیام کے دوران دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں اضافے کے لیے سابق فورک کی خدمات کو سراہا ہے۔ پاکستان اور بیلجیم کے درمیان دو طرفہ سیاسی مشاورت بی پی سی کا دوسرا اجلاس، پاکستانی وفد کی قیادت سفیر محمد سلیم، ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ یورپ نے بیلجیم کے وفد کی قیادت سفیر جیریون کورمین نے کی ہے۔ اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس میں دونوں فریقوں نے دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا اور اگلے سال کے لیے دو طرفہ مصروفیات اور تعاون کا ایجنڈا طے کیا۔ انہوں نے اقوام متحدہ سمیت بین الاقوامی فورمز پر تعاون اور اہم علاقائی اور عالمی پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال کیا ہے۔ ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ نے پاکستان اور بیلجیم کے درمیان اعلیٰ سطح کی مصروفیات اور بات چیت جاری رکھنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ مشاورت کا اجلاس دور کے اگلے سال برسلز میں باہمی طور پر مناسب طریقوں پر منعقد ہوگا۔ جی آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان اور بیلجیم کے درمیان دو طرفہ سیاسی مشاورت پی بی سی کا دوسرا اجلاس منعقد ہوا۔ پاکستانی وفد کی قیادت سفیر محمد سلیم، ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ یورپ نے کی۔ بیلجیم کے وفد کی قیادت سفیر جیروین کورمن نے کی ہے۔ مزید تفصیلات کے مطابق اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس میں دونوں فریقوں نے دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا اور اگلے سال کے لیے دو طرفہ مصروفیات اور تعاون کا ایجنڈا طے کیا۔ انہوں نے اقوام متحدہ سمیت بین الاقوامی فورمز پر تعاون اور اہم علاقائی اور عالمی پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ نے پاکستان اور بیلجیم کے درمیان اعلیٰ سطح کی مصروفیات اور بات چیت جاری رکھنے کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے۔ نگران صوبائی وزراء صحت ڈاکٹر جاوید اکرم اور ڈاکٹر جمال ناصر کی یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن پنجاب کے عہدیداران سے ملاقات ہوئی۔ اس موقع پر وائس چانسلر یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز ڈاکٹر احسن وحید اور پی ایم اے پنجاب کی جانب سے ڈاکٹر شاہد ملک اور دیگر موجود تھے۔ مزید تفصیلات کے مطابق نگران صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم نے کہا، صحت کے نظام میں بہتری کے لیے پی ایم اے پنجاب کے عہدیداران کی جانب سے پیش کردہ تجاویز پر منوعن عمل کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کو مزید فعال بنایا جائے گا۔ صوبے کے تمام اضلاع میں پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے دفتر ہوں گے۔ نگران صوبائی وزیر محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کے ڈاکٹر جمال ناصر نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ نگران صوبائی وزراء صحت ڈاکٹر جاوید اکرم اور ڈاکٹر جمال ناصر کی یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن پنجاب کے عہدیداران سے ملاقات۔ اس موقع پر وائس چانسلر یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز ڈاکٹر احسن وحید اور پی ایم اے پنجاب کی جانب سے ڈاکٹر شاہد ملک اور دیگر موجود تھے۔ اور بڑی خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ کوہ نور نیوز کی نشاندہی پر بڑا ایکشن۔ محکمہ ماحولیات کی ایڈیشنل سیکرٹری سامیہ سلیم سے ایڈیشنل سیکرٹری کے عہدے کا چارج واپس لے لیا گیا ہے۔ مبینہ طور پر ماحولیات ہیڈ آفس کی ایڈیشنل سیکرٹری
سمیہ سلیم پر اینٹی کرپشن سمیت متعدد شکایات تھی. آپ کو بتا رہے ہیں کہ کوہ نور نیوز کی نشاندہی پر بڑا ایکشن لیا گیا. محکمہ ماحولیات کی ایڈیشنل سیکرٹری سامیہ سلیم سے ایڈیشنل سیکرٹری کے عہدے کا چارج واپس لے لیا گیا ہے. مبینہ طور پر ماحولیات ہیڈ آفس کی ایڈیشنل سیکرٹری سامیہ سلیم پر اینٹی کرپشن سمیت متعدد شکایات تھی. مزید جانتے ہیں عثمان مغل کی اس رپورٹ میں. جی بالکل، محکمہ تحفظ ماحولیات ہیڈ آفس کی ایڈیشنل سیکرٹری سمیہ سلیم پر مبینہ اینٹی کرپشن سمیت کافی شکایات تھیں، لیکن ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا تھا. سمیہ سلیم کے پاس ایڈیشنل چارج ایس پی اینڈ آئی یو میں پروجیکٹ ڈائریکٹر کا بھی تھا، جو لیٹر نمبر SOE-EPD 11/2021 مورخہ 8 مئی 2023 کو چارج دیا گیا. لیکن ایک عجیب بات سامنے آ رہی ہے کہ ایڈیشنل سیکرٹری سمیہ سلیم کو ایک بار پھر ٹرانسفر آرڈر کے ساتھ پروجیکٹ ڈائریکٹر کا کہا گیا اور مزید کہا گیا SP&IU میں پروجیکٹ ڈائریکٹر کی سیٹ خالی تھی، وہاں پر تعینات کر دیا گیا ہے، جبکہ سابقہ پروجیکٹ ڈائریکٹر کو سیٹ سے ہٹا کر ایڈیشنل چارج دیا گیا تھا. سابقہ پروجیکٹ ڈائریکٹر نے اسی سلسلہ میں معزز عدالت سے رجوع کر رکھا ہے. محکمہ ماحولیات میں کرپشن کے عجیب کیس سننے کو ملتے ہیں. کوہ نور نیوز نے پہلے بھی مبینہ طور پر ان کرپٹ عناصر کی نشاندہی کر چکا ہے، جس پر تاحال کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. یونیورسٹی آف مینجمنٹ ٹیکنالوجی میں زیر تعلیم پنجاب ورکرز ویلفیئر بورڈ کے اسکالرشپ ہولڈر طلبہ و طالبات نے مین روڈ بلاک کر کے پنجاب ورکرز ویلفیئر کے لیے بورڈ پنجاب کے خلاف فیسز کی ادائیگی نہ کرنے پر شدید احتجاج کیا ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں رانا عرفان حیدر کی اس رپورٹ میں. یونیورسٹی آف مینجمنٹ ٹیکنالوجی کے طلباء و طالبات کا سول سیکریٹریٹ کے سامنے پنجاب ورکرز ویلفیئر بورڈ کے خلاف روڈ بلاک کر کے شدید احتجاج. ہم پنجاب ورکر ویلفیئر بورڈ کے اسکالرشپ ہولڈر اسٹوڈنٹس ہیں اور جو زیر تعلیم ہے UMT کے اندر. ہم یہاں پہ سول سیکریٹریٹ کے سامنے احتجاج کر رہے ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب ورکر ویلفیئر بورڈ کی طرف سے UMT کو اس کی اسکالرشپ کی فیس کی ادائیگی میں ڈیفالٹ قرار دے دیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں UMT نے پنجاب ورکر ویلفیئر بورڈ کے اسٹوڈنٹس کو ایگزامینیشن سے نکال دیا گیا ہے اور ان کا سیمسٹر داؤ پہ لگ چکا ہے. اس وقت یہ سارے اسٹوڈنٹ ایگزام سے نکالے ہوئے تھے، تو جو یہاں پہ آ کے احتجاج کر رہے ہیں. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ پنجاب ورکر ویلفیئر بورڈ اور UMT اپنے مسائل کو خود حل کرے اور پنجاب ورکر بورڈ کے جو زیر تعلیم اسٹوڈنٹس ہیں ان کی پڑھائی کا حرج نہ ہو. اب جو جتنے ایگزام ضائع ہو چکے ہیں، ہمارا دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے، ان کو دوبارہ ری ٹیک لیا جائے یا ان کے کوئی نہ کوئی اکوموڈیشن کی جائے. اور جتنے ایسے یا شارٹ اٹینڈنس یا جن کے سیمسٹر کی کلاسیں پوری نہیں ہوئی ہیں، ان کے اسیسمنٹ پورے نہیں ہوئے ہیں، ان کو ری ٹیک کرا کے ان کی اکوموڈیشن کی جائے. تیسرا یہ ہے کہ جلد از جلد پنجاب ورکر ویلفیئر بورڈ UMT کی فیسوں کی ادائیگی کو پورا کرے. یونیورسٹی آف مینجمنٹ ٹیکنالوجی پنجاب ورکرز ویلفیئر بورڈ کو ان طلباء و طالبات کی فیسز کی ادائیگی سے متعلق بارہا لکھ چکی ہے. ورکرز ویلفیئر بورڈ کی جانب سے یونیورسٹی کو فیسز ادا نہ کرنے پر اب یونیورسٹی انتظامیہ ان طلباء و طالبات کو امتحانات میں بٹھانے سے انکاری ہے. ہم جو یہاں پہ اسٹوڈنٹ جو ہے روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا جو مین مقصد ہے پروٹیسٹ کا، ہم یہاں پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، وہ پنجاب ورکر ویلفیئر بورڈ کے خلاف کر رہے ہیں کہ وہ ہم ایکچولی ہم ویلفیئر کے اسٹوڈنٹ ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ ہماری فیسز پے کرتے ہیں اور ہم بیسیکلی UMT کے اسٹوڈنٹ ہیں. فیسز پے نہ ہونے کی وجہ سے UMT جو ہے ہمارے ساتھ بہت برا بیہیویئر کری ہے. بچوں کو فائنل نہیں دینے دے رہے، بچوں کو کلاسز سے نکالا جا رہا ہے، یہاں تک کہ ان کی IDs بلاک ہو گئی، انہیں گیٹ سے انٹر نہیں ہونے دیا جا رہا. تو ہمارے یہ سارے ایشوز ہیں اور یہ ایشوز اس حد تک بڑھ گئے جس کی وجہ سے ہمیں یہاں روڈ پہ آنا پڑا. تو کائنڈلی ہماری یہ جو ہے اپیل ہے کہ آپ ہماری ایشوز جو ہیں وہ سنیں اور ہماری جو ہے جتنی بھی پرابلمس ہیں ان کو سالو کیا جائے، ہمارے ایگزامس کو نہ روکا جائے، کیونکہ یہ فائنل کچھ بچے یہاں پہ ایسے ہیں جن کا لاسٹ سیمسٹر ہے، جن کی ڈگری ویسٹ ہو رہی ہے فائنل نہ ہونے کی وجہ سے، کچھ ان کو ایکسٹرا سیمسٹر لگانا پڑے گا. تو ہماری اپیل یہ ہے کہ ہمارے ایشوز کو سنا جائے، ان کو سالو کیا جائے اور ہمارے جو ہیں فائنلز ہیں ان کو ان کا ری ٹیک لیا جائے اور ہمارے سارے مسئلے مسائل سنے جائیں. بچے بہت زیادہ ڈسٹرب ہے، بہت زیادہ مینٹلی ٹارچر ہیں اور بہت زیادہ پرابلم فیس کر رہے ہیں. طلباء و طالبات نے مطالبہ کیا ہے کہ پنجاب ورکرز ویلفیئر بورڈ اور یونیورسٹی آف مینجمنٹ ٹیکنالوجی ہمارے تعلیمی کیریئرز تباہ کرنے کی بجائے فیسز کی ادائیگی سے متعلق اپنے معاملات آپس میں حل کریں. احتجاج میں شریک طلباء و طالبات نے چیف سیکرٹری پنجاب اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی اس معاملے پر نوٹس کا رپورٹ آپ نے جانی. اور اب آپ کو بتائیں کہ پاک فضائیہ کے افسران، جونیئر کمیشن افسران اور دیگر سٹاف کی نمایاں خدمات کے اعتراف میں تقریب منعقد. پاک فضائیہ کے نائب سربراہ
एयर मार्शल मोहम्मद जाहिद महमूद ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मुलाजमीन को नॉन ऑपरेशनल मिलिट्री अवार्ड से नवाजा गया। मजीद तफसीलात के मुताबिक आपको बताएं कि तकरीब के दौरान पाक फ़ज़ाइया के 98 अफसरान, 25 जूनियर कमीशन अफसरान और एयरमैन समेत 17 सिविल एहलकारों को चीफ ऑफ द एयर स्टाफ तारीफी असनाद से नवाजा गया। 17 अफसरान को पेशा वराना खिदमात के बैचेस अता किए गए। तकरीब में पाक फ़ज़ाइया के दीगर आला अफसरान और एहलकारों ने भी शिरकत की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना से DG वॉर्ड सिटी अथॉरिटी कामरान लशारी की मुलाकात हुई। SP सिटी इन्वेस्टिगेशन रजा तनवीर और दीगर सिटी थानों के अफसरान शरीक हुए। मुलाकात में लाहौर के तारीखी विरसा की बहाली के लिए हवाले से मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना और डायरेक्टर जनरल वार्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी कामरान लशारी के दरमियान मकबरा जहांगीर, शालीमार बाग और शाही किला के एतराफ में नशे के आदी अफराद की मौजूदगी, मोबाइल छीनने और चोरी के वाक़यात की रोकथाम के लिए सिक्योरिटी की फरहमी पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर डायरेक्टर जनरल कामरान लशारी ने वार्ड सिटी के तहत तजावुज़ात, हाई राइज बिल्डिंग्स और गैर कानूनी तहखानों की तामीर से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना ने DG वार्ड सिटी अथॉरिटी कामरान लशारी को लाहौर पुलिस के मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। आपको बताते चलें कि CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना से DG वार्ड सिटी अथॉरिटी कामरान लशारी की मुलाकात हुई। SP सिटी इन्वेस्टिगेशन रजा तनवीर और दीगर सिटी थानों के अफसरान ने शिरकत की। मुलाकात में लाहौर के तारीखी विरसे की बहाली के हवाले से मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना और डायरेक्टर जनरल वार्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी कामरान लशारी के दरमियान मकबरा जहांगीर, शालीमार बाग और शाही किला के एतराफ में नशे के आदी अफराद की मौजूदगी, मोबाइल छीनने और चोरी के वाक़यात की रोकथाम के लिए सिक्योरिटी की फराहमी पर तबादला ख्याल किया गया। मज़ीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे मगर इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि LDA शोबा हाउसिंग जोन 7 के स्टेट अफसर शिफाकत का कानून पर अमल दरामद करवाना जुर्म बन गया। वुकला ने प्राइवेट लोगों के साथ मिलकर LDA ऑफिस जोहर टाउन में दाखिल होकर स्टेट अफसर शिफाकत पर शदीद तशद्दुद किया और जान से मारने की धमकियां भी दी हैं। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि वाक़ये पर LDA ऑफिस के तमाम अफसरान और मुलाजमीन ने कलम छोड़ हड़ताल कर दी है। कहा वुकला और उनके साथ आने वाले गुंडों के खिलाफ FIR दर्ज करके उनको फौरी गिरफ्तार किया जाए। दूसरी तरफ कमिश्नर लाहौर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा ने भी नोटिस ले लिया। जिम्मेदारान के खिलाफ फौरी एक्शन लेने का हुक्म दे दिया गया। LDA अफसरान का कोहिनूर न्यूज से खसूसी गुफ्तगू, आइए आपको दिखाते हैं। ये जो वाक़या LDA में रूनमा हुआ है, वकला हज़रात ने LDA के स्टेट अफसर को दिन दहाड़े सबके सामने पीटा है, तशद्दुद किया है बड़ा ज़्यादा। और ये वो वकला थे जिनका LDA में स्टेक था, जो LDA में मुख्तलिफ काम कराते थे, लेकिन एक अगर काम नहीं हुआ तो आराम से भी बात हो सकती थी। उन्होंने ज़्यादती की है बड़ी ज़्यादा, लेकिन DG साहब ने पूरी मीटिंग ली है। CSO बैठा हुआ था, बाकी सारे अफसर, डायरेक्टर DLD बैठे हुए, सारे बैठे हुए थे। उनके सामने DLD साहब ने हमसे वादा किया है कि करार वाकई सजा मिलेगी और 780A के तहत नॉन एबल ऑफेंस के पर्चा होगा और हम आपके साथ हैं। DG ने कहा कि मैं आपके साथ हूँ जब तक कि उनको कैफरे करदार तक नहीं पहुँचाया जाएगा, वो उस वक्त तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। LDA में ये मुनफरिदी किस्म का वाकया हुआ है कि ऑफिसर्स के साथ आके मारपीट और इस तरह मारा पीटा गया है जैसे जानवरों की तरह मारा पीटा जाता है। हम आज यकजहती के लिए सारे बाहर निकले हैं। हम भी एम्प्लॉयज़ हैं, हम भी एम्प्लॉई हैं, मुलाजम हैं। हम इधर काम करने के लिए आते हैं, लोगों के मसाइल को दूर करने के लिए आते हैं, ना कि हम मसाइल को घर ले जाने के लिए आते हैं। ये कौन सा तरीका है? अगर किसी का काम नहीं भी हो रहा तो उसको आगे मारना और इस तरह हम ना चलने देंगे
اور آج کے بعد یہ پورا میسیج جاتا ہے آفیسرز کا اور یونین کا اور ہمارے ملازمین کا کہ دوبارہ اگر اس طرح کی حرکت ہوئی تو ہم بھی اسی طرح ان کو جواب دیں گے جس طرح وہ آج کر کے گئے ہیں، اس سے ڈبل جواب دیں گے انشاءاللہ تعالی. اس کو انہوں نے مارا ہے 10-12 گنڈوں نے اور اس کا موبائل توڑا ہے، تو یہ چیز ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے، کیونکہ اس طرح کام نہیں ہو سکتا. ہم سرکاری ملازم ہیں، ہم سرکار کے کام جب ایک پرامن ماحول ہوگا تو پھر کریں گے. تو انہوں نے آج اس لائن کو کراس کیا ہے اور ایک دہشت گردی کی فضا ہمیں قائم کی ہے، جس کی وجہ سے سارے آفیسرز اور سارا جو عملہ آج یہاں باہر اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہا ہے پرامن طریقے سے. اور انشاءاللہ یہ جو FIR درج ہوگی، یہ گرفتار ہوں گے تو انشاءاللہ پھر ہم جو ہیں یہاں سے. PRA نے لاہور سمیت پنجاب بھر میں سیلز ٹیکسز کی عدم ادائیگی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا. چیئرمین PRA کی ہدایت پر ایڈیشنل کمشنر اور انفورسمنٹ آفیسر کا ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کا دورہ DHA کے ہیڈ آفس میں سیکرٹری DHA سے ملاقات بھی کی گئی. جی آپ کو بتائیں کہ مزید تفصیلات کے مطابق لاہور ڈیفنس کی حدود میں کنسٹرکشن سیکٹرز، پراپرٹی ڈیولپرز، بلڈرز، پراپرٹی ڈیلرز، پراپرٹی کمیشن ایجنٹس کو ٹیکس نیٹ اور ٹیکس اہداف میں لانے کا فیصلہ کیا گیا. متعدد جگہوں کی نشاندہی کر کے ٹیکس اہداف کا دائرہ کار مزید بڑھانے کا سوچا گیا. چیئرمین PR کے مطابق پنجاب بھر میں سروسز پر سیلز ٹیکس کی ادائیگی نہ کرنے والوں سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی. کمشنر لاہور اور DG LDA محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت اجلاس ہوا. ڈائریکٹر فائنانس نے تمام شعبہ جات کے ریونیو ٹارگٹ کے حصول پر بریفنگ دی گئی. اجلاس میں کمرشلائزیشن، فیس ریکوری اور ٹرانسفر فیس سمیت دیگر واجبات کے حصول کا سیکٹر وائز جائزہ لیا گیا. مزید تفصیلات کے مطابق کمشنر اور DG LDA نے ہدایت کی کہ رواں مالی سال کے بقیہ 15 دن میں تمام شعبے اپنے اہداف ہر صورت مکمل کریں. بریفنگ دیتے ہوئے اجلاس میں بتایا گیا کہ مانیٹرنگ کی وجہ سے گزشتہ 2.5 ماہ میں ریونیو جنریشن میں واضح بہتری آئی ہے. کمشنر اور DG LDA محمد علی رندھاوا نے ہدایت کی کہ بار بار نوٹسز کے باوجود کمرشلائزیشن فیس کے نادہندگان کے خلاف فوری کارروائی کی جائے اور کمرشلائز فیس کی ادائیگی کے پروسیس کو مزید آسان بنایا جائے. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن رضا نقوی کی زیر صدارت اجلاس 9 مئی کے واقعات میں ملوث شرپسندوں کے خلاف قانونی کارروائیوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا. اجلاس میں 9 مئی کے واقعات میں ملوث ملزمان کا جیل کے اندر ٹرائل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ملزمان کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمات کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر کی جائے گی. مزید تفصیلات کے مطابق آپ کو بتائیں کہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کہا کہ جیل کے اندر ٹرائل کے حوالے سے متعلقہ اداروں کو باقاعدہ آگاہ کیا جائے گا. اجلاس میں 9 مئی کے واقعات میں ملوث شرپسندوں کے خلاف قانونی کارروائیوں کو مزید تیز کرنے پر اتفاق کیا گیا. پولیس اور محکمہ پروسیکیوشن کو ملزمان کے خلاف مضبوط شہادتیں پیش کرنے کی ہدایت بھی کی گئی. محسن نقوی کا کہنا تھا کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث کسی بھی شرپسند کو معاف نہیں کیا جائے گا اور کسی بے گناہ کو سزا نہیں ہونے دیں گے. امریکہ میں مارچ 2022 کے بعد پہلی بار شرح سود برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. غیر ملکی میڈیا کے مطابق شرح سود کو 5.25% پر برقرار رکھا گیا ہے. غیر ملکی میڈیا کے مطابق مرکزی بینک کی 2 روزہ میٹنگ کے بعد اس بار شرح سود کو نہیں بڑھایا گیا. رپورٹس کے مطابق امریکہ کے مرکزی بینک نے مستقبل میں شرح سود کم سے کم 2 بار بڑھنے کا اشارہ دیا ہے. غیر ملکی میڈیا کے مطابق رواں سال شرح سود میں 2 مرتبہ 25 بیسس پوائنٹس کا اضافہ کیا جا سکتا. مارچ 2022 سے اب تک امریکہ میں شرح سود مسلسل 10 بار بڑھائی گئی ہے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ امریکہ میں مارچ 2022 کے بعد پہلی بار شرح سود برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. غیر ملکی میڈیا کے مطابق شرح سود کو 5.25% پر برقرار رکھا گیا. غیر ملکی میڈیا کے مطابق مرکزی بینک کی 2 روزہ میٹنگ کے بعد اس بار شرح سود کو نہیں بڑھایا گیا. رپورٹس کے مطابق امریکہ کے مرکزی بینک نے مستقبل میں شرح سود کم سے کم 2 بار بڑھانے کا اشارہ دیا. خبریں آپ نے جانی اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے KN نیوز.